हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों पर हो रही पॉलिटिक्स की। प्रवासी मजदूर जिनकी तस्वीरें आप लगातार टेलीविजन पर देख रहे हैं, एबीपी न्यूज पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, अपने घर लौटना चाहते हैं। बहुत से मजदूर अलग अलग शहरों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकल भी चुके हैं और संकट में हैं। कोरोना के संकट के बाद देश में प्रवासी मजदूरों का यह संकट चुनौती बन गया है। यातायात बंद होने के बावजूद दिहाड़ी मजदूर बड़े शहरों से गांव की ओर लौट रहे हैं। अब राज्य सरकार अपने प्रदेशों के मजदूरों को वापस ला रही है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। कोरोना संकट में भारत ने लॉकडाउन की मदद से बदतर हालातों को थामने में सफलता हासिल की है। पहले 21 दिन के लॉकडाउन और फिर 19 दिन के दूसरे लॉकडाउन से सबसे ज्यादा संकट निचले तबके के दिहाड़ी मजदूर और रोजाना की आय पर निर्भर कामगारों पर पड़ा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और अहमदाबाद जैसे महानगरों से लोगों के पलायन की तस्वीरें कोरोना संकट के बाद दूसरी सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरी। 29 मार्च को देश से मन की बात करते हुए पीएम मोदी ने मजदूरों से इस परेशानी के लिए माफी भी मांगी। सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे। फिर पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को दूसरे लॉकडाउन की घोषणा करते हुए भी साफ किया कि समाज के निचले तबके की मदद उनकी प्राथमिकता में सर्वोपरि है। सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। पीएम के आश्वासन और सरकार की मदद के बीच भी पलायन जारी रहा। शहरों से गांव की तरफ पैदल ही कारवां चलता रहा। पलायन की ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर से भी आई थी, जहां 12 साल की नाबालिग बच्ची तेलंगाना से वापस अपने घर बीजापुर 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करके आ रही थी, लेकिन मंजिल से पहले ही जान गंवा बैठी। ऐसी तस्वीरों के बीच राज्य सरकारों ने एक्शन लेना शुरू किया। गुजरात सरकार ने अपने राज्य के फंसे हुए मजदूरों को अन्य राज्यों से वापस लाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की है। लॉकडाउन की वजह से अभी यहाँ पर भी इंडस्ट्री बंद है और कुछ दिन बंद रहने की संभावना है और उनके घर से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने कलेक्टर श्री को सूचना दी है कि जो अपने वाहन में अपनी व्यवस्था से जाना चाहते हैं उनको परमिट कीजिए। गुजरात के अलावा कुछ और राज्यों ने भी अपने राज्य के मजदूरों के लिए इंतजाम किए हैं। जैसे यूपी सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के निर्देश दिए। राजस्थान की गहलोत सरकार भी अन्य राज्यों से सहयोग कर अपने राज्यों के लोगों को वापस ला रही है। वहीं बिहार में इस मुद्दे पर जमकर बवाल मचा है। बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव राजस्थान के कोटा में फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, तो सरकार में आसीन जेडीयू इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। देखिए, मजदूरों का ये संकट जितना बड़ा है, अलग अलग राज्य सरकारों के लिए उतनी बड़ी ही चुनौती, और यही बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। उन तीनों का ही रुख करते हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह खचारियावास साहब मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री राजस्थान के हैं और अभी जुड़ेंगे कुछ देर में हमारे साथ। और केशव मौर्य साहब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, जनसंपर्क मंत्री हैं आप बिहार के। मौर्य साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। इस वक्त हमारी चुनौती ये थी कि किसी भी तरह से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको राहत पहुंचाई जाए, चाहे खाने पीने के लिहाज से हो, चाहे अब जो स्थिति है वो घर आना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था करें। राजनीति क्यों शुरू हो गई है इस पर? ये व्यवस्था करना हमारा फर्ज है, सरकारों का फर्ज है, फिर राजनीति क्यों हो रही है? ये राजनीति का विषय नहीं है आदर्श जी। यह निश्चित तौर से एक बहुत बड़े संकट का काल है जी। और यह संकट केवल हिंदुस्तान में, भारत में नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में यह संकट है। और भारत की तुलना में दुनिया के बहुत सारे देश बहुत बड़ी कीमत भी इस कोरोना संक्रमण के कारण से चुकाने का काम कर रहे हैं जी। वह आप सबके चैनल के माध्यम से लगातार देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारे प्रदेश से देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिस राज्य में बड़ी संख्या में, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह व्यवसाय करने वाले हमारे छोटे बड़े व्यापारी आदि हो, वो रहते हैं जी। यह सही है कि इस समय जब से कोरोना संक्रमण का संकट हुआ है, लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, काम नहीं है तो घर के लोग भी चिंतित हैं और जो घर पे नहीं है, अपने गांव में नहीं है, तो वहां जहां पर वह बैठा है वह भी चिंतित है। दोनों लोगों में संवाद होता है। जब लोग देखते हैं कि अमेरिका जैसे
हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न जी देश लगातार बड़ी मतलब 50,000 से अधिक लोग, मैं आदर्श जी 1 मिनट पूरा कर रहा हूँ, 50,000 से अधिक लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं और सबसे अधिक संख्या में वहां अस्पतालों में भी भर्ती है, दुनिया के लगभग सभी देशों में। तो चिंतित होना स्वाभाविक है। देश में भी हमारे लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, स्वस्थ होकर के घर भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका, वो हम सबको छोड़कर जा भी चुके हैं। ये एक बड़ी चुनौती का समय है और इस चुनौती में मुझे लगता है कि किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, एकदम निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से सेवा का ही भाव रहना चाहिए और सेवा के भाव से ही सब कुछ करना चाहिए। जी, मुझे एक बात बताइए, यूपी सरकार का फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग राज्यों में बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, कुछ आंकड़े हैं आपके पास? क्या कुछ आंकड़े आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? कोई लमसम आंकड़े, कुछ असेसमेंट किया हो सरकार ने? देखिए, सरकार ने असेसमेंट किया है, संख्या हमारी बहुत अधिक है और विशेष तौर से जिनकी बात आप मजदूरों की करते हैं, कामगारों की करते हैं, इनकी संख्या चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, देश के कई राज्य, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कामगार के रूप में वहां ना हो तो वहां का सारा काम भी ठप पड़ सकता है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कतई ये नहीं चाहती है कि किसी जगह से किसी को लाने का काम किया जाए, लेकिन जब परिस्थितियां मतलब ऐसी बन जाती हैं कि जो जहां पर है वहां की सरकार, जैसे मैं उल्लेख करना चाहूंगा, ये मैं कह रहा हूं कि राजनीति का विषय नहीं, लेकिन चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश और बिहार के जो हमारे भाई बहन हैं, मजदूरी करते थे, छोटे मोटे व्यापार करते थे, रोज कमाते रोज खाते थे, अगर दिल्ली सरकार डीटीसी की बसों में भर करके यूपी के बॉर्डर में उनको छोड़ देगी और वह भारी भीड़ पैदल ही चल पड़ेगी, आप सब लोगों ने उसको दिखाने का भी काम किया था जी। तो उस समय हमारा धर्म क्या है? हमारे पास जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, लेकिन मौर्य साहब ये स्थिति तो महाराष्ट्र में भी है, लाखों की संख्या में वहां पर भी फंसे हुए हैं प्रवासी मजदूर, हमारे लाखों की संख्या में है और वो घर वापसी चाहते हैं और शिवसेना की तरफ से मांग भी की गई कि ट्रेनें चलाने के लिए। मैं आदर्श जी, मैं अंतर बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र में भी है, वह भी वापस आना चाहते हैं, हरियाणा में है वह भी आना चाहते हैं, दिल्ली में वह भी आना चाहते हैं, हैदराबाद में है, बंगलौर में है, या देश गुजरात में, अहमदाबाद, सूरत, जहां कहीं भी है वो सब आना चाहते हैं। लेकिन हर जगह से यह परिस्थिति नहीं खड़ी हुई ना, जो परिस्थिति दिल्ली से खड़ी हो गई थी हमारे सामने। हम सबके साथ संवाद बना करके रखे हुए हैं, सभी प्रदेश स्तर के नोडल अफसर लगे हुए हैं, जिलों में नोडल अफसर लगे हुए हैं, डायरेक्ट हमारे माननीय विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, उनके भी संपर्क संबंध सबसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और सबके साथ संवाद कायम करके, मैं चूंकि लॉकडाउन चल रहा है इस समय, हमारी सबसे अपील भी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज मन की बात के माध्यम से भी लोगों से आग्रह ही किया है कि जो जहां है वहां रहें। हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो जहां है उनको जो सुविधा चाहिए हम वहां पर उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। लेकिन जो नहीं रुक रहे हैं, जो निकल पड़ रहे हैं, वहां की सरकारों से भी अपील करते हैं, चाहे वह कोई राज्य सरकार है, कि कृपा करके उनकी व्यवस्था करने का काम करें जिससे उनको आना ना पड़े। जो सभी राज्य सरकारें एक दूसरे का सहयोग कर रही है, इसमें किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये शुरुआत दिल्ली से हो गई थी। जी चलिए, शुरुआत दिल्ली से हो गई थी। आप रहे हमारे साथ, दो और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और ये चर्चा बेहद अहम है, इसलिए आप सबकी इसमें भागीदारी बहुत जरूरी है। देखिए, नीरज सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनसंपर्क मंत्री हैं बिहार के। जी कहिए। मैं एक बैठक में मैं जाना चाहूंगा जी, एक महत्वपूर्ण बैठक है, इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं निकलूंगा। जी, मौर्य साहब को जाना है, एक बैठक के लिए कह रहे हैं, लेकिन दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, केपी मौर्य साहब को आप सुन रहे थे, आपकी सहयोगी पार्टी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो मजदूरों को जहां से लाने की, जहां भी फंसे हैं या आना चाहते हैं उनको लाने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, खास करके कोटा वाला जो कांड हुआ उसके बाद, क्योंकि जो वीआईपी हैं वो अपने बच्चों को ले आ रहे हैं, बाकी बच्चे वहां फंसे हुए हैं, वहीं से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि देश में जो विमर्श हो रहा है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में कोरोना के राष्ट्रीय संकट पर उनको पूरी तथ्यगत जानकारी है और वो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जहां जो है वो रहें। परसों ही जहानाबाद के पंचायत प्रतिनिधि से उन्होंने बात करते हुए कहा
कि आप प्रवासी लोगों से बात करते रहिए, बात वो परिवार से दूर है, परिवार बात करिएगा तो सुकून मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कोटा क्या है, ये हमारे बच्चे हैं ना। कोटा का मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है नीरज जी, बात प्रवासी मजदूरों की भी है, सबका जुड़ा हुआ मसला है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तो कोटा में 1 महीना वहां की सरकार उन बच्चों की निगरानी नहीं कर सकती, यह दुर्भाग्यजनक है। पूरी इकोनॉमी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहां की सरकार उन बच्चों की निगरानी अगर नहीं कर सकती है तो इस देश का, हिंदुस्तान में करोड़ों प्रवासी है जो विभिन्न राज्यों में रहते हैं, तो उनकी चिंता कौन करेगा? वो बच्चे सुरक्षित रहे और संक्रमित न हो। मूल खतरा किस बात का है? संक्रमण का है। आप देख रहे हैं कि आंकड़े जो बढ़ते हैं, जब उसको माइक्रो लेवल पर देखा जाता है, ट्रैकिंग किया जाता है, तो एक आदमी से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े। और प्रवासी जो मजदूर हैं पूरे देश के अंदर में, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने अभी तक के हम लोगों ने जो काम किया है कि 15,22,000 लोगों को हमने अपने ऐप के माध्यम से सहायता दिया। हम लोग माइक्रो लेवल पर इसकी पल्स पोलियो की तरह स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। 3,90,18,084 व्यक्ति के यहाँ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। चिंता इस बात की है कि संक्रमण नहीं हो, और 6,000 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है इस संदर्भ में। नीरज जी बिल्कुल ठीक है, मैं माफिक साहब बीच में आपको रोक रहा हूं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे बिहार के अलग अलग राज्यों में जो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? उनके लिए हम लोगों ने सबसे पहले हमने ऐप जारी किया। देश का पहला राज्य बिहार है जिसने कि 15,22,000 लोगों के खाते में राशि हस्तांतरित किया, और साथ ही साथ उनके परिजन भी वो अपने परिवार के लिए परेशान नहीं हो। अगर गवर्नमेंट मानक के अनुसार हैं तो हमने उनके लिए भी पैसे, उनके खाते में राशन के साथ साथ राशि स्थानांतरित किया। सोशल सिक्योरिटी के तहत, स्कॉलरशिप के तहत, आंगनबाड़ी में उनको जो पोषाहार मिल रहा था, वो सारे इसके चलते कि वो परिवार तनाव में नहीं रहे। अगर मुंबई में वह व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके परिवार को 2 जून की रोटी की चुनौती का सामना नहीं करना पड़े और लॉकडाउन सफल हो, इसके लिए हमने ये किया। हम तो 6,000 करोड़ जाना चाहूंगा, लेकिन सवाल ये है कि मजबूरी है तभी तो कोई भी व्यक्ति पैदल निकल पड़ा है हजारों किलोमीटर का सफर करने के लिए। मजबूरी तो है, उस तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। स्वाभाविक हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस पर तो विमर्श होना चाहिए ना। हम इससे इनकार, कौन नहीं चाहेगा अपने परिवार से मिलने? जब पटना से 50 किलोमीटर लोग नहीं जा रहे हैं इसलिए, और गांव में, बिहार में आप कोई गांव की तस्वीर दिखाइए कि गांव के अंदर में क्या स्थिति है। गांव के लोग इतने कॉन्शियस हैं कि कोई अगर जा रहा है, उनके परिजन भी, तो वही ले जा करके उनको क्वारंटाइन सेंटर में ले जा रहे हैं, क्या आइसोलेशन के लिए जा रहे हैं। तो जो जहां है वहां रहें। राज्य सरकार जितना संभव हो गए मदद करेगी, और हम यह भी विनती करेंगे कि जहां जो है आपके लिए काम करें। वहां की कंपनी अगर वेतन नहीं दे रही थी, क्या वहां की राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती? क्या उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है लेबर लॉ में? ये कौन सा तरीका है? इसलिए हम निवेदन करेंगे, आप मेहनताना कराते हैं उनसे, वो बोझ उठाते हैं, बोझ नहीं है वे लोग, उनको समझाइए। उनको, उनके परिजन, उनके बच्चे हैं। ये जस्टिस के खिलाफ है कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी सबकी बनती है। यहाँ पर कलेक्टिव जिम्मेदारी से ही काम हो पाएगा जो स्थिति देश में बनी हुई है। मैं आऊंगा आपके पास। प्रताप सिंह कचरिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिवहन मंत्री है राजस्थान के। प्रताप सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, क्यों प्रवासियों का मुद्दा पूरे देश भर में है, सब जगह पर, हर राज्य के लोग हैं, उसके बाद आखिर राजनीति क्यों हो रही है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, स्टैंड क्या है आपकी सरकार का? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, प्रवासियों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये संकट का समय, कोई राजनीति हो भी नहीं रही है। लेकिन मेरे मित्र जो मंत्री जी हैं बिहार के, उनको मैं सुन रहा था, और सुनकर जब उन्होंने बात कही, जितना जोश में, गुस्से में वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कोटा कोई कैम्ब्रिज नहीं है, कोटा अब राजस्थान की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि कोटा की अपनी एक इमेज है पूरे देश में। वहां बिहार से, यूपी से, पूरे देश से, सब जगह से बच्चे आते हैं। सब बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने का बच्चा यहां पर आकर पढ़ता है तो उसको सम्मान भी मिलता है। उसके खाने की, रहने की सब व्यवस्था राजस्थान की सरकार कर रही है। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी बच्चे को नहीं निकाल रहे हैं यहां से।
हमने किसी बच्चे को ये नहीं कहा आप यहां से जाइए। तो प्रताप सिंह जी, इसलिए जो बच्चे कहीं हैं, भी जो ये प्रवासी नहीं कहना मजदूर हैं, उनको समझाया आप क्यों नहीं कह जा रहे हैं कि सका है 15 लाख लोगों के खाते में पैसे डाले, या तो 1 करोड़ लोगों के खाते में पैसे डाले हमने 1 करोड़ लोगों के खाते में पैसे डाले जी। आप कह रहे पहला राज्य बिहार है, तो राजस्थान तो पहला राज्य वो जो सबको लेकर चलता है। यूपी के, बिहार के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के बच्चे हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। मुझे अपनी सरकार का स्टैंड बता दीजिए इस मुद्दे पर जल्दी से, प्रताप सिंह जी। और उन्होंने जब यूपी सरकार, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो मैं आपको स्टैंड भी बता दूंगा। आपको इतनी जल्दी हो रही है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ कोटा की बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं पूरा ये, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो हैं देश भर में हैं, वो चाहे राजस्थान के भी लोग हो सकते हैं, वो बिहार के भी लोग हो सकते हैं। बोलिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। मेरे दिमाग में सारी बात है, आप क्या कहना चाहते हैं। राजस्थान के लोग पूरे देश में, राजस्थान के लोग भी जाते हैं, बिहार के लोग भी जाते हैं, यूपी बिहार के लोग भी होते हैं। ये कोई कंट्रोवर्सी का मुद्दा नहीं है, ये लड़ाई झगड़े का मुद्दा नहीं है जी। बेवजह हम लड़ते रहे इस इशू पे। आपको पता है बीच में दिल्ली से और सब जगह से प्रवासी मजदूर जितने थे वो पैदल चल रहे थे, लेकिन जब वो राजस्थान में आए तो राजस्थान की पहली सरकार थी जिसने हजारों बसें लगा दी। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेकर गए। तब यूपी की सरकार ने बॉर्डर बंद कर दिया कि हम इनको पार नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो हमारे यहां से पैदल गुजर रहे थे। आज भी बिहार के जो बच्चे उनको हम नहीं निकाल रहे हैं। यूपी की सरकार ने बसें लगाकर अपने बच्चे ले गए। अब बच्चों में पैनिक हो गया कि हम जाएंगे जी। अब बिहार की सरकार बच्चों के दबाव में तैयार हुई है अपने बच्चों को लेने के लिए। अब तक बिहार की सरकार मना कर रही थी जी। हमसे जो मदद होगी वो पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रताप सिंह जी। और देखिए, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आखिर बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग और जरूरी भी है, तमाम सरकारें कर रही हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, तभी प्रवासी मजदूर सड़क पे है। क्या करेंगे आगे? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, जब बिहार के बच्चों ने कोटा में धरना दिया बिहार सरकार के खिलाफ, तब बिहार सरकार को सुध आई, उन्होंने परमिट किया। नहीं तो वो कह रहे थे कि हम घुसने ही नहीं देंगे जी, आपके बच्चे हैं। और वो हमने उनको नहीं कहा, हमने कहा आप हमारे बच्चे हो, आप रहो। लेकिन वो नाराज होकर वो धरना देकर बैठ गए कोटा में। मैं सबके लिए, सबकी बात कर रहा हूं, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए, मुझे समय कम है। प्रवासी मजदूरों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए क्या करेंगे आगे? हो रहा है पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार को आगे बढ़कर नीति बनानी चाहिए और उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सब सरकारों से बात करके एक साथ अपने घरों पर नीरज जी, प्रताप सिंह जी, बहुत कम समय। नीरज जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप मुझे दे दीजिए, स्टैंड क्या है? बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। नहीं, सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, जी माफी के साथ इतना समय नहीं है, पहले भी बच्चे आए, हमारे बच्चे थे बिहार नहीं, पूरी झारखंड, नहीं रुकिए एक मिनट, झारखंड के भी बच्चे थे, हमने उनकी स्क्रीनिंग की और उनको घर तक पहुंचाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी से मुकर गए, इसके लिए जरूर दुख हमको है कि आप हमारे बिहार के बच्चों का संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चों की सेवा नहीं करते थे। जिम्मेदारी आपने छोड़ दी। बिहार सरकार पहली सरकार ने जिसने ये कहा कि हम हमारे बच्चों को नहीं लेंगे। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, देखिए यही बात हम करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर तमाम राज्य सरकारें जो है एकमत क्यों नहीं हो पा रही हैं। दोनों ही नेता को आप सुन रहे थे, कोशिश यही है इस मुद्दे पर कि सभी दल, सभी राज्य सरकारें एकमत हो, तभी शायद ये जो बड़ा संकट प्रवासी मजदूरों के साथ है वो दूर हो सके।